काइनेटिक्स ना, केमिकल काइनेटिक्स एंड और हम लोगों ने क्या क्या उसमें पढ़ लिया था बच्चों? मैम हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पढ़ लिया था, उसमें कांस्टेंट के की वैल्यू निकालना, हाफ लाइफ निकालना, जीरो ऑर्डर पढ़ ली थी, और सेकंड ऑर्डर की हमने कांस्टेंट के की वैल्यू निकालना पढ़ लिया था, और आपने हाफ लाइफ निकालने के लिए होमवर्क दिया था। अच्छा अच्छा, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के दोनों वेज हो गए थे. There are two Yes, ways ma'am. to calculate the second order reaction constant, rate constant. So I'm going to share my screen. मैम होमोजीनियस हो गया था, हेट्रोजीनियस आपने होमवर्क दिया था. अच्छा, हेट्रोजेनस होमवर्क दिया था. Yes, ma'am. So I'm sharing my screen. I think this is a problem. Okay. No. So हम लोगों ने होमोजेनस निकाला था, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई थी बच्चों? रेट क्या कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आया था फॉर द होमोजेनस? For the homogeneous, what is the value of x upon K2? t x upon t into a into a minus x. ओके, ये हम लोगों ने कर दिया था. अभी स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. And now comes to the heterogeneous. हाफ लाइफ हो गया. When the concentration of both the reactants is same, ये हो गया था. Now when the concentration of both the reactants are different, ये करना था ना. So now again we are having two different reactants. अब इससे पहले क्या किया था, जब सेम रिएक्टेंट ना, हम लोगों ने क्या कर दिया था, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया था. बट नाउ वी आर हैविंग द टू डिफरेंट रिएक्टेंट a एंड b, एंड दे when they will react together they will form the product, and this is at that time t0, the concentration, initial concentration of capital A is small a and the capital B's concentration is small b. The same जो हम लोग अभी तक करके आए हैं, है ना. And after time t, what will be the concentration of a minus x, and b का concentration क्या होगा, b minus x, right? तो बस वही है, कुछ और नहीं करना. dx upon dt is proportional to, अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, a minus x का होल स्क्वायर कर दिया था ना. अब क्या करेंगे, a minus x into b minus x कर देंगे. क्या वो स्क्वायर नहीं करेंगे. अब वही चीज है, प्रोपोर्शनल का साइन हट गया, K2 यहाँ पर आ गया, तो क्या हो गया आपका, K2 की वैल्यू क्या आ जाएगी इस तरीके से, dx अपॉन a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स, इसको हम नीचे धर ले गए, और K2 dt. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ये बन गई सबकी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, K2 dt की वैल्यू आ गई. Yes, ma'am. Yes, है ना. नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, जैसे अब तक करते आए वैसे करेंगे. चलिए कर लेके दिखाइए, कॉपी लीजिए, करिए. सबने करा होगा ना, होमवर्क दिया था तो. क्या है इंटीग्रेशन में? यस मैम. क्या इंटीग्रेशन में आया? मैम फाइनल वैल्यू 1 upon b minus a. बताइए, बोलिए. बोलिए. मैम 1 upon b minus a ln b minus x upon a minus x. अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एडजस्ट कर लिया हम लोगों ने इस इक्वेशन में, है ना. तो हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये तो इक्वेशन नंबर 2 सबकी पहले ऐसे बनी है, चेक करो. यस मैम. ऐसे बनी है, और फिर इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं. हाँ बोलो. मैम मैंने डिनोमिनेटर में a minus b नहीं लिया है, b minus a लिया है. b माइनस ए, b माइनस ए कहाँ यस से आया? मैंने भी यही लिया है, b माइनस. तो b माइनस ए, अभी देखो बाद में इक्वेशन क्या आ रही है वो देखो पहले. ये a माइनस बी, और इसको ऐसे एडजस्ट कर लिया हम लोगों ने, और हम लोगों ने इंटीग्रेट किया तो आया a 1 अपॉन a माइनस बी माइनस ln b माइनस एक्स प्लस ln a माइनस एक्स.
is equal to K2T plus T. ये after integration we will get this equation. ये इक्वेशन सबकी आई कि नहीं आई? यस मैम। आ गई। अभी Yes, क्या ma'am. करेंगे, तो ये लॉग का वो रख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये आ गया, ठीक है, 1 अपॉन a माइनस b ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स। लिख सकते हैं ना उसको इस फॉर्म में? यस मैम, प्रॉपर्टी है लॉग की। ठीक है, वेरी गुड। तो इज इक्वल टू K2T प्लस T, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब बस ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गई। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C, है ना। C की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे हम लोग, जैसे अब तक करा हम लोगों ने ना। तो C की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि if टाइम C इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो क्या आ जाएगा, इसमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर 0 0 आ गया और यहाँ पर C की जगह पे 0 आ गया। तो C की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन a माइनस b ln a अपॉन b इज इक्वल टू C। सबका ये देखो आया कि नहीं आया? यस मैम। चेक करो जल्दी से, सबकी इक्वेशन बन गई। यस मैम। देन अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा बच्चों? सी की वैल्यू रख देंगे। हाँ, C की वैल्यू पुट कर देंगे, उस इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए क्या आता है। क्या आता है, इसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया यहाँ पर। तो 1 अपॉन a माइनस बी ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स इज इक्वल टू K2T प्लस, अब C की वैल्यू यहाँ पर रख दी हम लोगों ने। तो 1 upon a minus b ln a upon b, now we will get this equation। देखो रख करके देखो, ये इसको इसमें रखने के बाद ऐसी बन रही इक्वेशन की नहीं बन रही, इक्वेशन नंबर 5। Yes, ma'am. यही आई है। ये ln के फॉर्म में आई है, फिर log के फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये इक्वेशन बनी, फिर ये इक्वेशन बन गई, 2.303 लॉग हो गया यहाँ पर। आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. सभी की एक क्वेश्चन बन रही है ना। मोहम्मद आरिफ, ये हमारी क्लास के बच्चे हैं, क्यों इतना लेट आते हैं? ये हमारी क्लास का बच्चा है ये? Yes, ma'am. अभी तुम लोग देख लेना कि कोई आउटसाइडर इसमें कोई ना ज्वाइन हो, है ना। अब तो कोई नहीं ज्वाइन हो रहा आउटसाइडर। नो मैम। और आपकी जो फिजिक्स की क्लास में बच्चे ऐड हो रहे थे, उसका उनका क्या, वो भी ठीक हो गया? आज तो कोई नहीं आया। अच्छा। तुम ही लोग देखना, तुम लोग तो सब एक दूसरे को जानते हो, कि मैं तो नहीं अभी किसी को जानती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका ये वैल्यू यहाँ पर पुट हो गई, तो आपकी ये लॉग में फॉर्म में वैल्यू आ गई K2 की। ठीक है, अब यूनिट, क्या आप K2 की वैल्यू होमोजेनस के लिए निकालिए चाहे हेट्रोजेनस के लिए निकालिए, दोनों में ही K2 की जो यूनिट है क्या आएगी, यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन ये तो टर्म्स कट हो गए, ये कॉन्सेंट्रेशन बचा ये T बचा, तो यहाँ पर क्या बचा, कॉन्सेंट्रेशन का क्या होती है वैल्यू, यूनिट मोल्स पर लीटर, और इसकी क्या होती है सेकेंड। तो यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, है ना। ये हमारी यूनिट आ गई। ये आ गई यूनिट हमारी। और ऊपर भी देखिए, ऊपर भी हमारी यूनिट अगर हम देखेंगे केस 1 के केस में, तो भी देखो यूनिट यही आएगी। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, और ये नीचे सेकंड है, तो दोनों के लिए हमारी सेम ही यूनिट आ रही है, और दैट विल बी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक ग्राफ की अगर बात करें, तो अगर हम लोगों ने देखा था, याद हो कब जीरो ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो जीरो ऑर्डर में कैसा ग्राफ आ रहा था बच्चों, एकदम कॉन्सेंट्रेशन आ रहा था ना, Parallel to x-axis. हाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस आया था। वेरी गुड। देखते हैं कहाँ क्या हमारा ग्राफ, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, मतलब कि अब रेट
पर आपका कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड, या कह सकते हैं रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए आप कॉन्सेंट्रेशन आप जितना भी चाहे इंक्रीज कर लो, अब रेट की वैल्यू पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए कैसी थी ये पैरेलल लाइन थी। फिर हम लोगों ने जब फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ा था, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ कैसा आया था हमारा, इसमें हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में ग्राफ लिया था। यहाँ पर कैसा ग्राफ था, ये ऐसे आ रहा था ग्राफ में, इट शोज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीजेस एक्सपोनेंटली विद टाइम। हाँ, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। भाई कम हो रहा है तभी तुम कह रहे हैं कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है रिएक्शन का रेट, टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज हो रहा है। और जब हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करेंगे, तो हमारा ग्राफ हम लोग किसके बीच में देखो लेते हैं, ग्राफ हम लोग यहाँ पर लेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 5 आई थी हमारी, इसमें और टाइम में हम लोग लेंगे, तो ये क्या होना चाहिए, है ना, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 5 का ये होगा, ये इसको हमने ले लिया वाई एक्सिस पर, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्या ले लिया, हमने टी ले लिया, ये क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ पर y इक्वल टू mx c का लाइन का जो आपकी इक्वेशन होती है आप पुट कर सकते हैं, है ना। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन आपकी इक्वेशन में आएगी फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर आप लोग हाफ लाइफ की बात करें, तो हाफ लाइफ निकाल सकते हैं आप लोग, हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं, करो जल्दी से कैलकुलेट, बताओ हाफ लाइफ के लिए क्या आएगा इक्वेशन। हाफ लाइफ के लिए क्या आएगा, हाफ लाइफ के लिए क्या देंगे, तो टी की वैल्यू में T half is equal to 1/K2, और जो इनिशियल कंसंट्रेशन लेकर A चल रहे थे भाई। वेरी गुड भाई, हमारी इक्वेशन ये है K2 इज इक्वल टू 1/T x/a-x, ये इक्वेशन आई ना हमारी। तो अब यहाँ पर T की जगह पर T हाफ पुट कर दिया, है ना, और A की जगह पर क्या पुट करेंगे, सॉरी X की जगह पर क्या पुट करेंगे, a/2 करेंगे। क्यों, क्योंकि हाफ लाइफ के में क्या हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, है ना, आफ्टर टाइम T हाफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X विल बी a/2, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ रह जाएगा। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, तो 1/a T हाफ इंटू यहाँ पर a/2, यहाँ पर a माइनस a/2, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी से क्या आ जाएगा, तो सॉल्व करोगे, करा सबने सॉल्व। यस मैम, T half is equal to 1/K2 multiplied by A. वेरी गुड, T हाफ इज इक्वल टू 1/K2 मल्टीप्लाइड बाय A, तो T हाफ इज इक्वल टू 1/A, तो T हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, या कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये आपका ये आ गया, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया बच्चों। यस मैम। अनिरुद्ध शर्मा, ये अब इन बच्चों को मैं एडमिट करूंगी तो तुम सुनते क्यों नहीं हो भाई, 12:21 हो रहा है, मैं एडमिट बिल्कुल नहीं करूंगी। तो अभी सबसे इसका डेरिवेशन करें, सबको आ गया समझ में, सबको समझ में आ गया। बस मुझे लगता है पूरी क्लास में केमिकल में साक्षी तिवारी है और कुछ नहीं, प्रिंस गोस्वामी को समझ में आ गया, और किसको समझ में आ गया, सक्षम समझ में आ गया, बिल्कुल। देखो मैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाती हूँ, 1-to-1 बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, ठीक है, इसलिए अभी भी मैं चाहूँ तो किसी एक भी बच्चे से मैं ऐसा बोलूंगी चलो अपना कैमरा ऑन करो, मुझे पूरा डिराइव करके अभी कॉपी में करके दिखाओ, ठीक है। तो तुम लोग ये बस सोचो कि यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो मैं आराम से तुम लोग बैठोगे। बाकी मोहम्मद सोहिम समझ में आया आपको, मोहम्मद सोहिम आदित्य नहीं है, प्रतिभा कुमारी आदित्य, यस मैम।
मैंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी? मैंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी प्रतिभा? मैम मैं कल मीटिंग लेफ्ट हो गया था मैम, आपने फिर मैंने कुछ सुना नहीं था। दूसरे सीआर कौन है प्रतिभा कुमारी के अलावा? कौन सीआर है क्लास के? मैम पुनीत मिश्रा। पुनीत मिश्रा आर यू देयर? पुनीत मिश्रा आर यू देयर? क्लास अटेंड नहीं कर रहा अभी। बहुत अच्छी बात है। साक्षी तिवारी आप है ना? Yes, ma'am. तो आप Yes, एक काम करो, आप ही मेरे क्लास में जितनी भी एक्टिविटी फिर वो आप ही करो, है ना? बाकी सीआर अब ये लोग नहीं ठीक से कर रहे हैं। साक्षी जैसे मोहम्मद सोहेम को मैं फिर से कॉल कर रही हूँ, उनका कोई मुझे जवाब नहीं आ रहा है। इनका एब्सेंट मार्क करो और मुझे जब अटेंडेंस भेजना साक्षी तो आप ही भेजना फिर। Yes, ma'am. इनका नाम वहां से मुझे अलग से भेज देता। लास्ट टाइम भी आप ही ने काम किया था, है ना? Yes, तो ma'am. जो बच्चे नहीं कुछ आंसर दे रहे हैं उनको एब्सेंट मार्क करें। तो ये डेरिवेशन सबके समझ में आ गया है? किसी को कोई डाउट हो तो मुझे फिर से पूछो। नहीं है डाउट? आगे ma'am. बढ़े हम लोग फिर। हाँ, Yes, ma'am. आगे बढ़े हम लोग फिर। Yes, ma'am. सबको नोट। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हैं बच्चे? मैम नॉन होमोजीनियस के लिए भी टी हाफ कैलकुलेट करेंगे? बात तो बेटा वही आएगी ना, हाफ लाइफ तो आपकी वही आएगी, है ना? चाहे आप जिससे भी कैलकुलेट करोगे बाकी टर्म्स ऐसे कैंसिल हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो Okay. आप इसी के लिए कर लेना, वही आ जाएगा। अब बाकी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों को काइनेटिक्स का सेकंड पार्ट भी आप लोगों को क्लासरूम में शेयर कर दिया है। अभी स्क्रीन में प्रेजेंट कर रही हूँ फिर से। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम लोगों ने भी ये सब तो पढ़ लिया। अभी मॉलिक्युलरिटी के बारे में भी थोड़ा जान लें कि मॉलिक्युलरिटी क्या है। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी के बारे में क्या जानते हैं? मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ Number of molecules Number of interacting and colliding reactions simultaneously to form product is the molecular activity. हाँ, तो इसमें देखिए, अब जैसे मैंने आप लोग एग्जांपल भी दिया था ना कि आई सेलेक्टेड 10 स्टूडेंट्स फॉर द केमिकल रिएक्शन ना, फॉर द कॉलेज फंक्शन, है ना? तो 10 इज द मॉलिक्युलरिटी। मगर केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो इतनी मॉलिक्युलरिटी इतनी हाई तो नहीं हो सकती है ना? क्यों नहीं हाई होती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्युलरिटी बहुत हाई क्यों नहीं सकती है। अभी यहाँ पर यह है कि सपोज करो कि एक रिएक्शन ये जैसे हो रहा है, ठीक है? यहाँ से N2O5 से N2O4 बन गया और हाफ O2 बन गया, ठीक है? ये हमारा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, दिस इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। ये तो आपने आराम से इसको देख करके पता लगा लिया कि ये आपका सिंपल सा रिएक्शन है, कि इसमें आप बोलोगे मैम यूनिमोलिकुलर है, ठीक है? मगर अगर जैसे रिएक्शन जो होती है कई स्टेप्स में भी हो सकती है ना, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, वो रिएक्शन कई स्टेप में होता है। पहले स्टेप में सपोज करो क्या हो गया, आपके उसमें फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए या कार्बोकेटायंस एंड एनायन जनरेट हुआ। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि अगेन वो कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल्स जो हो रहा है वो फिर से क्या कर रहा है, रिएक्टेंट से सबस्ट्रेट से एक्ट कर रहा है जाकर के, फिर हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, फिर उससे हमारा प्रोडक्ट बना। तो हो सकता है कि रिएक्शन कई स्टेप्स में हो। तब आप मॉलिक्युलरिटी कैसे निकालोगे? अभी तो हमने बात कर ली कि मॉलिक्युलरिटी क्या है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व इन द स्टेप लीडिंग टू द केमिकल रिएक्शन। इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्व इन द स्टेप लीडिंग टू द केमिकल रिएक्शन। ये बात मैंने जो लिखी है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब केमिकल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर हम जनरल एक लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो बोलेंगे भाई केमिकल रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उसको बोलेंगे मॉलिक्युलरिटी। मगर एक्चुअल में क्या है, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तब आप मॉलिक्युलरिटी कैसे निकालोगे? बताओ जल्दी से। अगर रिएक्शन 3-4 स्टेप्स में अगर हो रहा है तो आप मॉलिक्युलरिटी कैसे निकालोगे? हाँ बोलिए। स्लो रिएक्शन को ले लेते हैं, काउंट करते हैं। वेरी गुड। अब जैसे
ये रिएक्शन आपने देखा N2O5 से N2O4 बना, तो ये तो इजी है रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन आपने देखा ट्वाइस ऑफ HI से H2 प्लस I2 है, ये भी सिंपल रिएक्शन है। आपने देखा कि मैम 2 है, तो यहाँ पे बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, मगर मॉलिकुलरिटी हमारी 2 है यहाँ पर। ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन में मतलब कि ये 2 है और ये 1 है, तो मतलब अब 3 हो गया, ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन होगा 2 और ये 1। ये भी सिंपल रिएक्शन है, मगर अगर रिएक्शन कई स्टेप्स में हो रही है तब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि मॉलिकुलरिटी क्या है। फॉर एग्जांपल कि जैसे यहाँ पर 2N2O5 एग्जांपल लिया था मैंने, क्या ऐसा अच्छा ये लिया था। ये जो रिएक्शन है एक्चुअली में ये सिंपल नहीं है, ये यहाँ पर ये भी क्या है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो कैसे है, ये 2N2O5 जो है ये डिकम्पोजिशन ऑफ 2N2O5 N2O5 से हमारा 4NO2 प्लस O2 बना। तो ऐसे तो देखने में लग रहा है कि हाँ ये 2 मॉलिक्यूल्स है तो बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है, मगर एक्चुअली में क्या होता है बच्चे, ये भी कई स्टेप की मैकेनिज्म है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि आप ऐसे ही नहीं सिंपल इक्वेशन को देख करके आप नहीं बताओगे, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके सारे स्टेप्स को लिखना पड़ेगा, सारे स्टेप्स को लिखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ N2O5 विल गिव यू ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस NO3, ठीक है। फिर ये जो NO2 बना है ना और ये NO3 बना, ये फिर से कंबाइन करेगा, इसने NO बनाया, NO2 बनाया, O2 बनाया। अब ये जो NO बना और ये NO3 था, इससे कंबाइन करके 2NO2 बना रहा है, मतलब 3 स्टेप की मैकेनिज्म है, ठीक है। अब 3 स्टेप की मैकेनिज्म है तो आप मॉलिकुलरिटी कैसे निकालोगे, ये ध्यान से सुनो, जिनको पता है तो अच्छी बात है। अब स्टेप 1 ये था, ये हमारा स्लो स्टेप है। स्टेप 2 सबसे स्लोएस्ट है, ये स्लोएस्ट स्टेप है। ये जो स्टेप है फास्ट होता है, ये बहुत तेजी से रिएक्शन ये स्टेप होता है, ये स्लो है, ये स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है आपके रिएक्शन में, दैट विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उस स्टेप को बोलते हैं हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि वो ही जो स्टेप है जो स्लो है, सबसे ज्यादा टाइम वही कंज्यूम कर रहा है। तो हमारे जो रिएक्शन का जो रेट है किस पर डिपेंड करेगा, किसी स्लो स्टेप पे करेगा, ठीक है। सपोज करो कि आप लोग 3-4 बच्चे हो, है ना, तो उसमें से सब 4 स्टूडेंट्स हो, ठीक है। उसमें से 3 स्टूडेंट जो है वो बहुत जल्दी से काम अपना खत्म कर लेते हैं। जो 4th स्टूडेंट है वो सबसे टाइम टेकिंग है, सबसे ज्यादा टाइम लगाता है, ठीक है, काम खत्म करने में। तो जब अगर हमको पूरा काम देखना है कि काम कब खत्म हुआ, तो किस पर डिपेंड करेगा हमारा रिएक्शन करे, उसी 4th बच्चे पर, क्योंकि 4th बच्चा सबसे ज्यादा टाइम लगाने वाला है, ठीक है। अगर हम बोले कि कोई हमें तुम लोग को टास्क दिया, 4 बच्चों को मैंने कोई टास्क दिया कि कोई काम तुम्हें कंप्लीट करना है, तो 3 बच्चों ने भाई जल्दी से कर दिया, वो जो 4th बच्चा था उसने बहुत देर में किया। तो हम तो तभी आपसे काम लेंगे, मतलब उसका रिजल्ट लेंगे, जब चारों बच्चों ने काम कंप्लीट कर लिया होगा। तो सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगा, उस 4th बच्चे में लगा। तो हम कहेंगे वो रेट डिटरमाइनिंग बच्चा, रेट डिटरमाइनिंग कौन है, वही स्टूडेंट है, क्योंकि वो स्टूडेंट जो है सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है अपने काम को खत्म करने में। सेम में यहाँ पर अगर 3 स्टेप की मैकेनिज्म है तो सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है इस स्टेप को खत्म होने में, बाकी दोनों तो जल्दी जल्दी हो गई है, इस उसका टाइम लग रहा है। इसलिए ये क्या होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। हमारा जो रिएक्शन का रेट है इस पर डिपेंड करेगा, ना कि इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। स्टेप 2 पर डिपेंड करेगा। अब स्टेप 2 का आप देखो कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 और 1 2, इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या हुई, 2। बात समझ में आई? यस मैम। कोई भी रिएक्शन का अगर हमको मॉलिक्युलरिटी देखनी है तो सिंपल ऐसे देखने से गड़बड़ भी हो सकता है कि आपने देखा कि 2 है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O5 है, तो मतलब मॉलिक्युलरिटी 2 है, मगर अगर वो कई स्टेप की मैकेनिज्म है तो यू हैव टू फाइंड द स्लोएस्ट स्टेप इन दैट मैकेनिज्म एंड देन you can calculate the molecularity of the reaction. Okay. So now again, what is the molecularity of the reaction? Molecularity is defined as the number of molecules of reactant involved in the step leading to the chemical reaction. The step
लीडिंग टू द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर आप मतलब ऐसे समझेंगे, इन्वॉल्व इन द स्टेप लीडिंग टू द केमिकल रिएक्शन, मतलब कि केमिकल रिएक्शन से जो स्टेप लीड कर रहा है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो लीड कौन कर रहा है, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। ठीक है, यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए। मैम आदित्य ज्वाइन होने के लिए कह रहा है, मैम उसे ज्वाइन कर नहीं, उनसे लीजिए। बोलो क्योंकि ये 12:33 हो रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू एडमिट एनीवन। ओके। मैंने तुम लोगों से बोला हुआ है कि 12:05 ये आपकी तरफ से मैक्सिमम है। हो सकता है कि मेरे कभी नेटवर्क इशू में कभी मुझे ही देर हो जाए कि 12:05 की जगह 12:06 तक मैं आ पा रही हूँ, कुछ नेटवर्क इश्यू हो जाते हैं। अदरवाइज मैं भी टाइम की बहुत पंचुअल हूँ, अदरवाइज 12 o'clock पे अदरवाइज मैं हो जाती हूँ। और कभी कभी आपका नेट नहीं इधर से हो पा रहा है, कॉलेज का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या माइक का ही कुछ इश्यू हो गया, आप अपनी तरफ से मान के चलिए कि आपको 12:05 तक हर हालत में एडमिट हो जाना है। मैं उसके बाद नहीं एडमिट करूंगी किसी को। आप आधी क्लास गुजर चुकी है, इनको अब ध्यान आ रहा है। चलिए, तो ये ये इसके बाद हम लोगों ने बात करी मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में। तो हमने यूनिमॉलिक्यूलर का एग्जांपल पढ़ लिया। बायोमॉलिक्यूलर, in biomolecular reaction 2 molecules are involved in the reaction, therefore molecularity is 2. In trimolecular reaction क्या होता है, there are 3 molecules, है ना। In trimolecular reaction 3 molecules are involved in the reaction, therefore molecularity is 3. Is it clear? अब मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, why high molecularity reactions are rare? क्यों रेयर है? हाई मॉलिक्युलरिटी के रिएक्शंस रेयर क्यों होते हैं? 10, 20, 30 क्यों नहीं हो सकती मॉलिक्युलरिटी क्योंकि वहाँ इफेक्टिव, जब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तो मैम मॉलिक्यूल एक दूसरे टकराएंगे, मॉलिक्युलरिटी बनेगी नहीं, इसलिए वजह से नहीं होता। हाँ, वेरी गुड। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो भी कम होगा। हाँ, वेरी गुड। भी क्या होता है कि अब आप इसको इससे समझेंगे कि यहाँ पर देखिए, सपोज खुदा पे 2 मॉलिक्यूल्स है, ये और ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये कोलाइड कर रहे हैं एक साथ, है ना। तो ऐसे हमारे पास क्या है, बहुत सारे हजारों लाखों हमारे पास सब्सटेंस में करोड़ों मॉलिक्यूल्स है ना। तो एक साथ 2 मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं। यहाँ पर देखो 4 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर क्या है, इट इज अ कॉमन क्यों, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल जो है एक साथ कोलाइड कर रहे हो, ठीक है। और 3 मॉलिक्यूल का एक साथ कोलाइड करना लेस कॉमन है, और 4 मॉलिक्यूल्स का कोलाइड करना और भी रेयर है। ये आप ऐसे समझो कि जैसे सपोज करो आप मार्केट में गए, ठीक है। तो आप मार्केट में गए और आपको आपका एक क्लास का फ्रेंड उसी समय मिल गया। तो एक क्या हो सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है कि आपको आपके क्लास का फ्रेंड मिल गया। तो मिल गया मतलब आप और वो एक साथ कोलाइड करें, ये कॉमन प्रैक्टिस है। हम लोग अक्सर बाजार जाते हैं तो कोई ना कोई हमारे जान पहचान का मिल जाता है। तो आपको अपने क्लास से एक बच्चा मिल गया, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ी देर बाद देखा एक और आपके क्लास का बच्चा मिल गया, आप लोग 3 बच्चे हो गए एक साथ कोलाइड कर रहे हो। तो इट इज अ लेस कॉमन ना भी, एक बार में आपको बाजार जाने पर एक आपके क्लासमेट मिल गया तो चलो बहुत अच्छी बात है, मगर एक ही समय पे आपके क्लास के 2 बच्चे अलग अलग से आपको फिर से मिल गए, तो ये बड़ा और भी जरा लेस कॉमन है। वो भी एक साथ टकरा गए, आप यहाँ पर सपोज करो आप बीच में, इधर से एक आपके क्लास का बच्चा आ गया, इधर से भी क्लास का बच्चा आ गया, तो ये तो बड़ा लेस कॉमन थिंग। और उसी समय मैं कहूँ कि आप यहाँ पर ये है, एक इधर से एक बच्चा आ गया, इधर से आ गया, इधर से आ गया, आपकी क्लास के, ये तो बहुत ही रेयर और रेयर फॉर्म है ना कि एक ही समय पे। अब सारे बच्चे, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप पिकनिक कराने वहीं पर प्लान करके गए थे, आप कोई प्लान करके नहीं गए थे, है ना। ये तो और भी रेयर हो गया कि चारों एक साथ ही कोलाइड करें। तो ऐसे ही हमारे साथ यहाँ पर भी होता है कि जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो 2 का एक साथ कोलाइड करना तो आसान है, 3 का उससे कम है, और 4 एक साथ ही एक समय पर कोलाइड करें ये और भी कम है। ये डिफरेंट, ये ए और ये बी, ये ए बी सी, ये ए बी सी डी, तो हर बार, और आपके पूरे सब्सटेंस में एक साथ एबीसीडी एक साथ कोलाइड करें, ये तो बहुत ही कम प्रैक्टिस में होगा, है ना। आपके पास भी जो हमने आपको सैंपल दिया,
सैंपल रिएक्टेंट दिया आपको, तो रिएक्टेंट में आपको एक बार में सब में एक साथ एबीसीडी का कोलेजन एक साथ हो रहा है, ये तो बहुत ही कम रेयर प्रैक्टिस है ना। और हम कहेंगे 5 और 6, ये तो फिर इम्पॉसिबल की थिंग हो गई, है ना। तो 2 चीजें तो एक साथ इजीली कोलाइड कर सकती हैं, 3 उससे लेस कॉमन है और 4 और भी कम है, इसलिए हमारा इतनी मॉलिकुलरिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती चली जाती है। इसमें लिखा है ना, चांस फिगर जो दे रखा है, chances of simultaneous collision between reactive molecules decreases as the molecularity increases। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, बताओ। यस मैम। ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, आपको Yes, ma'am. फ्रेंड मिला, तो आपको फ्रेंड मिला मतलब कि कोलाइड हुआ, आपको कोलिजन हुआ, जैसे आप लोग समझो आप सब क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो केमिस्ट्री के, है ना। तो ये जो प्रैक्टिस है ये कम है, इसलिए यहाँ पर पूरा रीजन पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व 1, 2 और एट द मोस्ट 3 मॉलिक्यूल, मतलब हमारी 1, 2 और 3 मॉलिकुलरिटी तक ये हो सकती है। The reactions involving 4 or more molecules are very rare. The rarity of reactions with high molecularity can be explained on the basis of kinetic molecular theory. According to this theory, the rate of a chemical reaction is proportional to the number of collisions. ये आपको मालूम है कि जो rate of reaction है वो किस पर डिपेंड करता है, कोलिजन पर भी। जितना तेजी से आपके मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तभी तो आपका रिएक्शन होगा, अगर कोलिजन ही नहीं होगा, आपस में मॉलिक्यूल टकराएंगे ही नहीं, तो रिएक्शन कैसे होगा, है ना। तो इट्स प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन। अब आप क्लास में किसी से बात करते हो, आपकी फ्रेंडशिप होती है, कब होती है, जब आपस में टकराओगे, आपस में मिलोगे जुलोगे, तब तो बातचीत होगी। इन द सेम वे the rate of chemical reaction is proportional to the number of collisions taking place between the reacting molecules, and the chances of simultaneous collision of reactive molecules will go on decreasing with increase in number of molecules। और simultaneous एक साथ सबके collision साथ हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे डिक्रीज करेगा अगर हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे बढ़ेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने का मतलब समझ रहे हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमने सपोज करो 2 रिएक्टेंट लिए हैं, ए और बी, है ना, तो उनका आपस में कोलिजन होना, या ए बी सी 3 लिए हैं, इनका कोलिजन होना, ए बी सी डी लिए हैं, 4 रिएक्टेंट्स लिए, उनका कोलिजन होना, ये उनकी बात हो रही है ना। आप ऐसे मत समझना कि जब आपने कोई सब्सटेंस लिया, सपोज करो आपके पास बीकर में या आपने टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्टेंट्स आपने लिए हैं, तो उस रिएक्टेंट में हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल जगह मौजूद होंगे, ठीक है, मगर वो सिर्फ एक रिएक्टेंट की बात हो रही है ना, एक रिएक्टेंट के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। अब आपने अगर 4 रिएक्टेंट लिए हैं तो चारों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक साथ चारों टकरा जाएं, ये पॉसिबिलिटी मैं कह रही हूँ वो कम होगी, ठीक है। The chances of simultaneous collision of reacting molecules will go on decreasing with increasing number of molecules. Thus, the possibility of 3 molecules colliding together is much less than in case of bimolecular collision. Hence, the reaction involving many molecules proceeds through a series of steps, each involving 2 or 3 or less number of molecules. Such a reaction is called a complex reaction. अब आपने सपोज करो कई सारे मॉलिक्यूल का मतलब फिर वही बात है, कई सारे रिएक्शन ए बी सी डी आपने 4 लिए हैं, अगर चारों को आप एक साथ रिएक्शन करा रहे हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होगा, वो कई स्टेप्स में होगी, अब एक ही साथ नहीं हो सकता। अब आप ये मत सोचो कि ए बी सी डी चारों एक साथ एक समय पे सबके टकराएंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि चारों के जो मॉलिक्यूल्स हैं एक साथ सबके टकराएं एक साथ, वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। इसलिए क्या होगा, उस स्टेप बाय स्टेप होगा कि ए बी एक बार टकराया, ठीक है, उससे जो बना वो सी से टकराया, उससे जो बना फिर उससे डी से कोलिजन हुआ, लास्ट में हमारा प्रोडक्ट बना। इसीलिए हम कहते हैं कि काफी कोलिजन से इफेक्टिव ही नहीं है। इफेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि हमें जिससे प्रोडक्ट बनाना है वही आपस में कोलाइड करने चाहिए। अब कोलाइड तो सभी कर रहे हैं, ए बी सी डी सब कोलाइड कर रहे हैं आपस में, ए डी से कर रहा है, कभी बी से कर रहा है, कभी सी से कर रहा है। हम चाहते हैं कि ए बी सी डी सब एक साथ कोलाइड कर जाए, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ए ने बी से करा तो मैंने कहा कुछ बना
और उससे क्या हुआ, उसने सी से कोलाइड करा तो कुछ बना, फिर जो बना उसने फिर डी से कोलाइड करा, फिर हमारा प्रोडक्ट बना। अब अगर ए ने डी से कोलाइड न करके ए ने सीधे से डी से कोलाइड कर दिया होता तो हमारा वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता, इसलिए हमारे सारे कोलिजन्स भी इफेक्टिव नहीं होते। ठीक है, so hence the reaction involving many molecules proceed through a series of steps, each involving 2 or 3 or less number of molecules. Such a reaction is called a complex reaction, and the slowest step, देखो आगे बात, and the slowest step determine the overall rate of reaction. अब उसमें जब हमारे A B C D हमने 4 ले लिया रिएक्शन, अगर तो क्या होगा, हमारा कई स्टेप्स में होगी रिएक्शन, कई स्टेप्स में होगी, तो स्लोएस्ट स्टेप हम देखेंगे कितने मॉलिक्यूल उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, मॉलिक्युलरिटी। तो जब मैं पेपर बनाती हूँ, बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, मैं जो पेपर जब मैं बनाती हूँ उसमें मैं रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस बहुत देती हूँ। रीजनिंग बेस्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको मैंने कह दिया कि मॉलिक्युलरिटी क्या है, ऑर्डर क्या है। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि हाई मॉलिक्युलरिटी क्यों रेयर है, तो आपको ये आंसर तभी आता होगा जब आपको मॉलिक्युलरिटी क्या होती है ये पता हो। तो एग्जाम में सिर्फ ये पूछ लेने से कि मॉलिक्युलरिटी क्या है, इससे अच्छा अगर ये कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि मॉलिक्युलरिटी हाई क्यों है, तो आपको आपके आंसर से मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको कितना क्लियर है, आपका जो यहाँ पर सिलेबस है या जो कोर्स है आपको कितना क्लियर है। इसलिए क्लासेस जरूर अटेंड करो, और कुछ जो अभी आगे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसको जरूर देखो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये भी हम लोग डिस्कस कर लिया, ये है ना, डिस्कस हो गया ये तो। यस मैम। है ना, इसमें मैंने बताया कि इसकी मॉलिक्युलरिटी इस स्टेप से हम लोग देखेंगे। अब आ जाते हैं वापस से डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी क्या होता है। अब आपने देखा मॉलिक्युलरिटी तो क्या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरी से आप देख करके पता लगा लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, मगर ये क्या एक्सपेरिमेंटली कॉन्सेप्ट है कि एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है कि इसको हम जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली में कितने मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया। क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि कितने मॉलिक्यूल ने एक्चुअली में पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में। इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी एंड इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, और फिर क्या होता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन के लिए निकालते हैं, जबकि ये क्या निकालते हैं, किसके लिए निकालते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। स्लोएस्ट जो स्टेप है जो होता है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द प्रपोज्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। और ये क्या होता है, इसमें भी होल नंबर, जीरो एंड इवन फ्रैक्शनल वैल्यूज। ये क्या है, ये हमेशा होल नंबर पे ही होगा, और जीरो कभी नहीं होगा, फ्रैक्शन कभी भी नहीं होगा। और इट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम बैलेंस और स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन। जो बैलेंस इक्वेशन को देख करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हो, जबकि इसके लिए हमको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, है ना, और हमको फिर इसका मॉलिक्युलरिटी निकालनी पड़ेगी। इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन और सिंगल रिएक्शन ऑफ नोन मैकेनिज्म। ऑर्डर क्या है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सपोनेंट, जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी वही आ गया ना। इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट इक्वेशन। ये क्या है, इट इज इक्वल टू द मिनिमम नंबर ऑफ स्पीशीज। मिनिमम नंबर ऑफ स्पीशीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ स्पीशीज का ही कोलिजन हमारा इफेक्टिव होगा, है ना। हमारा मैंने क्या बोला, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ एक ही समय पे कोलाइड करें, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज इक्वल टू द मिनिमम नंबर ऑफ स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन अ सिंगल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमारे 5 पॉइंट्स जो थे, ये इसके ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी के थे। समझ में आ गए, बिल्कुल। Yes, ma'am. ठीक है, now comes to the method for determining the order of reaction.
ये तो मैंने कहा ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो एक्सपेरिमेंटली हम देखेंगे, तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट है, कैसे देखेंगे, ये देखेंगे हम लोग। फर्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन मेथड और बाय एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। देखो ये बहुत सिंपल सी चीज है यहाँ पर कि आपको जैसे मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या बताया, ये बताया 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, है ना। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या बताया आपको, 1 अपॉन टी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़े अभी, है ना। तो अभी क्या करना है, सपोज करो हमें निकालना है कि कोई रिएक्शन मैंने आपको दे दिया, मैंने रिएक्टेंस दे दिया, मैंने आपको भाई हमारे पास ये रिएक्टेंस है, रिएक्शन कराना है, आप मुझे बताओ कि भाई ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपको बताना है। तो अब आपने क्या करा कि भाई आपने रिएक्शन कराया और उसकी जो जो वैल्यूज आई उसको वहां पे लिखा मतलब कि आपने क्या करा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के वैल्यू निकाली कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना हुआ, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, इतना करने में इतना बना, इतना टाइम लगा। आपने सब वैल्यूज को आपने फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन का जो हमारा फॉर्मूला था वहां पर वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और पुट करी और वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में आपने पुट करी और कई बार आपने रीडिंग्स निकाली और हमेशा क्या हुआ, इसकी जो K1 की वैल्यू आ रही है वो कांस्टेंट आ रही है। तो आप देखोगे अच्छा ये रिएक्शन में आपने जितनी बार भी रिएक्शन कराया आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर करके कराया, तो हर बार क्या होगा, ए की वैल्यू और एक्स की वैल्यू आपने डिफरेंट कर दी, टी की वैल्यू भी डिफरेंट कर दी, मगर जो आपकी K1 की वैल्यू आ रही है हर बार क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो आप समझ जाओगे कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगा तो आपने जब उसमें वैल्यूज को पुट करोगे तो K1 की वैल्यू हर बार अलग अलग आएगी। आपने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, हर बार क्या होगी, वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो क्या कहोगे कि मैम ये फर्स्ट ऑर्डर का नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर तो K1 की वैल्यू कांस्टेंट हो ही नहीं रही है। अब हम क्या करेंगे भैया, हम कहेंगे चलो फिर ठीक है, नहीं है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो चलो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखो। अब आप वैल्यूज यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करोगे, अब यहाँ पुट करने से K2 की वैल्यू कांस्टेंट आ गई तो आप समझ जाओगे कि हाँ मैम ये तो K2 की वैल्यू हर बार कांस्टेंट आ रही है, इसका मतलब हमारा ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, है ना, हमेशा ही आता है ना। शायद देखो मैंने तो न्यूमेरिकल वो दे भी रखा हो तो देखो ये मैंने एग्जांपल दे रखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन at 48 degrees centigrade show that the reaction is of the first order and calculate the rate constant। तो मैंने कहा कि हमने डिकम्पोजिशन कराया N2O5 का, ठीक है, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन 48 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब आपको ये बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं है। और डेटा हमने क्या क्या करें कि जब हमने टाइम T10 लिया था तो देखा कि O2 इतना इवॉल्व हुआ, और जब हमने 15 मिनट का टाइम लिया तो इतना इवॉल्व हुआ, और ये 20 मिनट का टाइम लिया तो इतना इवॉल्व हुआ। मतलब आपके पास ये टाइम की वैल्यू है और ये जो यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है इसकी वैल्यू है। तो अब आप क्या करोगे, जब आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन है इसमें वैल्यू का पुट करोगे। अगर पुट करने से आपकी वैल्यू हर बार के कांस्टेंट आ रही है तो इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। आप पहले इसके लिए निकालोगे K1 की वैल्यू, इसके लिए K1 की वैल्यू निकालोगे, इसके लिए K1 की वैल्यू निकालोगे, इसके लिए और इसके लिए। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व, ये भी वॉल्यूम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और यहाँ पर वॉल्यूम का क्या मतलब है, यहाँ पर अगर इस तरीके के बहुत चांसेस अगर ऐसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे। आपको ये वाला फॉर्मूला था 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ पर ए क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एक्स क्या है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर तो समझ में नहीं आ रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ नहीं रहा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व, तो वॉल्यूम दे रखा है। तो अब इस फॉर्मूले में क्या करोगे, ए की जगह पर क्या रख देते हैं हम लोग, वी इंफिनिटी मतलब ये इंफिनिट इनफाइनाइट टाइम पे
जो हमारा वॉल्यूम है वो रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एक की जगह पर v इनफाइनाइट माइनस x की जगह पर क्या रखेंगे, जो हमारा vt है। vt का मतलब ये जो वैल्यूज हमारी आ रही है, ये दिस इज द vt वैल्यू और दिस इज द v इनफाइनाइट वैल्यू। ये ध्यान रखना, अगर ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है एग्जाम में, फॉर्मूला आपका यही है, अगर आप ये समझ नहीं पाते यहाँ पर a और x क्या चीज है, तो यहाँ पर a क्या है, जो इनफाइनाइट टाइम पर जो वॉल्यूम दे रखा है, इतना ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, ये हमारा v इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। और vt क्या हो गया यहाँ पर, तो जो x की वैल्यू है वही हमारी vt हो गई, मतलब कि टाइम t पर कितना हो गया, 15 पर कितना हो गया। तो हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टाइम की वैल्यू चेंज करोगे, यहाँ पर सपोज करो इसके लिए निकालना है या आपको इसके लिए निकालना है, तो क्या करोगे, यहाँ पर टाइम की जगह पर क्या लिखोगे, 10 लिखोगे, लॉग v इनफाइनाइट कितना है 34.75 अपॉन 34.75 माइनस 6.30 क्या इसके लिए आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, t की जगह पर 15 लिखोगे और vt की जगह पर 8.95 लिखोगे। हर बार क्या करोगे, k की वैल्यू क्या कैलकुलेट करोगे, और k की वैल्यू अगर हर बार क्या हो रही है, कांस्टेंट आ रही है, तो आप बोलोगे कि हाँ भाई ये तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का ही रिएक्शन। बात समझ में आई? यस मैम। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये आज आपका ये होमवर्क भी समझिए, होमवर्क भी आपका, इसको आप मैंने डाल तो दिया ही आप लोगों को, इसमें इसका भी आंसर निकाल के मुझे बताना। आंसर में क्या निकालोगे, K1 की वैल्यू निकालो और K1 की वैल्यू दिखाओ कि इसके लिए भी K1 की वैल्यू, इसके लिए ही, सबके लिए आप बोलोगे K1 की वैल्यू हमने 3 टाइम्स से 4 टाइम्स निकाली, सबकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। 3 टाइम्स तो एटलीस्ट निकाल के दिखा दो। 3 टाइम्स का मतलब नहीं होगा इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, 25 के लिए मत निकालना। 3 वैल्यूज का कांस्टेंट अगर आ रही तो मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये हमारा जो था इस पर बेस्ड था। इंटीग्रेशन मेथड बाय एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, आ गया समझ में? ये आज आपका होमवर्क हो गया, इसको न्यूमेरिकल को करेंगे और इसको बाकी आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए तो जल्दी से मुझे वो भेज दीजिए अटेंडेंस, और कोई डाउट्स हो तो मुझे जल्दी से पूछो। कोई डाउट्स है? नो मैम। नो मैम। ठीक है साक्षी, आप अटेंडेंस भेज दो बेटा, और वो जिस बच्चे का नाम मैं बोल रही थी उसका नाम भी मुझे सेंड कर देना। मैम जिस टाइम आप पूछ रही थी सबसे, हाँ मैम उस टाइम सिर्फ 36 पार्टिसिपेंट्स थे, तो मैम उस टाइम का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और इस टाइम का भी लिया है, तो आपको कौन सा स्क्रीनशॉट भेजें? नहीं तो ये अच्छा उस बच्चे लेफ्ट कर देते ना जब मैं पूछती हूँ तो। यस मैम, यस मैम। अच्छा तो ये जितने भी बच्चे एडेड हैं, 58 बच्चे एडेड हैं फिलहाल आज की डेट में, तुम लोग सुन लो ये बात कि आज तो साक्षी मुझे 58 बच्चों के अटेंडेंस तुम भेज दो। नेक्स्ट टाइम से अगर मैंने क्वेश्चन पूछे और उसी टाइम तुमने लेफ्ट होना शुरू करा तो मैं रैंडमली कभी भी स्क्रीनशॉट मांग लूंगी, ये वो तो मैं खुद ही ले लूंगी, ठीक है। तो साक्षी इस बात का तुम भी बेटा ध्यान रखना। आज तो मैं इन लोगों को छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से अगर मैंने क्वेश्चन पुट अप करे और तुम लोगों ने लीव होना शुरू करा उसी समय मैं स्क्रीनशॉट लूंगी अटेंडेंस का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ओके साक्षी, समझ में आ गई आपको बात? हेलो साक्षी, हेलो हेलो मैम। यस मैम। शायद वो हेलो, ठीक है, हाँ बोलिए राहुल गुप्ता। मैम कभी अगर नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो अगर लेफ्ट हो जाता है अपने आप अगर... नहीं वो नेटवर्क की प्रॉब्लम बेटा तभी होती है ना ज्यादातर, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछने शुरू करे मैं खुद देखती हूँ बच्चे लेफ्ट होना शुरू हो जाते हैं ना, तो इतना तो मुझे खुद समझ में आ जाता है, नेटवर्क इश्यूज भी समझ में आते हैं और बाकी इश्यूज भी समझ में आते हैं। चलो नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।